दशविध परीक्षा आयुर्वेद के हिसाब से कैसे करना चाहिए, उसके क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं, और क्लिनिकली हम लोग को किस तरह से डायग्नोस करना चाहिए, और किस तरह से हमें संप्राप्ति बनानी चाहिए। क्योंकि ना संप्राप्ति अगर नहीं बनाते, लोग ना क्या करते हैं कि मॉडर्न के रिपोर्ट्स लेके आते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं कि फैटी लीवर में क्या इलाज करना है। फिर ऐसा पेशेंट बोल रहा है कि उसको एसिडिटी हो रही है तो क्या करना है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन लेके आते हैं। लेकिन आयुर्वेद का एक ना मेथड है, आयुर्वेद का एक प्रोटोकॉल है कि किस तरह से केस टेकिंग करना है। तो वाग्भट संहिता में हम लोग जब देखते हैं दोष भिद्य अध्याय, वाग्भट संहिता में सूत्र स्थान में जो 12वां चैप्टर है दोष भिद्य अध्याय, उसमें ना दशविध परीक्षा के लिए बात बताया है। तो हम वाग्भट का भी देखेंगे, चरक संहिता में किस तरह से बताया वो देखेंगे, फिर अष्टविध परीक्षा देखेंगे। उसके बाद में मैं अपने गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर का जो केस टेकिंग का फॉर्मेट है, केस पेपर है, वह मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। क्योंकि ना यह अलग अलग मेथड से आप लोग केस टेकिंग करते होंगे, लेकिन थोड़ा सिस्टमेटिकली ग्रंथ के हिसाब से क्या दिया है वह थोड़ा जान लेंगे, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। ऐसे सब लोग तो ज्ञानी लोग ही हैं, विद्वान लोग ही हैं, तो थोड़ा आप लोगों को आसानी रहेगी केस टेकिंग करने में। तो अगर हम लोग दोष विद्या अध्याय देखते हैं 12वां चैप्टर, तो उसमें 12th चैप्टर का 67 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ऐसा बताया है कि दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्वम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदाः सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेषाम दोषौषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायाम न च स्खलिति जातुजित। इसका मतलब यह है कि हमें ना दशविध परीक्षा करके ही रोगी को अच्छे से डायग्नोज करना चाहिए। तो ये डायग्नोस्टिक टूल है, यह अगर हम लोग जानते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है दुष्य। दुष्य में क्या आते हैं, तो 7 धातु आते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और 3 मल आते हैं, मल मूत्र और मल मूत्र और स्वेद आता है। तो इसका परीक्षा करना चाहिए। अब रस धातु है, तो उसमें क्या होता है कि रस का क्षय हुआ है क्या, रस की वृद्धि हुई है क्या, रस धातु रस प्रदोष रोग हुए हैं क्या, यह सब जानना चाहिए। तो रस धातु की वृद्धि में क्या क्या सिम्टम होते हैं, रस क्षय के क्या होते हैं, यह आप लोग को पता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं उसका भी कभी पढ़ा दूंगा कि रस क्षय के क्या लक्षण होते हैं, उसको क्लिनिकली किस तरह से देखना है। फिर रक्त धातु का क्षय हुआ है क्या, वृद्धि हुआ है क्या, फिर मांस धातु का क्षय हुआ है, वृद्धि हुआ है क्या। ऐसे ही ना सारे धातुओं को हम देखते हैं। फिर मल क्षय हुआ है या मल वृद्धि हुई है, मूत्र का क्षय हुआ है, मूत्र की वृद्धि हुई है, श्वेत क्षय हुआ है, श्वेत की वृद्धि हुई है। और यह जब दुष्यों का जब होता है, इम्बैलेंस होता है, तो क्या क्या व्याधियां हो जाती है। एक ये हो गया पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा, हर व्याधि होती है। अगर आपने ज्वर व्याधि देखा, तो उसमें स्त्रोतस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो रस धातु की दृष्टि होती है और रसव स्त्रोतस दुष्ट होता है। मतलब पहले धातुओं की दृष्टि होती है और फिर वह स्त्रोतस जहाँ से वो भाव पदार्थ परिभ्रमण हो रहा होता है, वह सारे चैनल्स जो रहते हैं उनकी दृष्टि हो जाती है, और फिर व्याधियाँ हो जाती है। तो इसीलिए ना ऐसी पुरीश्वर स्त्रोतस की दृष्टि होती है तो अतिसार व्याधि में होती है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो पुरीश्वर स्त्रोतस की दृष्टि हो रही है। तो इसलिए ना दोष तो है ही, दूषित करने वाले हैं, लेकिन दुष्यों के क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। दोष दुष्य समूर्छना जनितो व्याधि, तो कौन सा दुष्य का इन्वॉल्वमेंट है वह जानना जरूरी है। आपके पास कोई भी पेशेंट है, जैसे किडनी फेलियर का भी पेशेंट है, तो 7 धातु पहले बेसिक देखिए कि कौन कौन से धातुओं का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और फिर डायग्नोज करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। फिर उसके बाद में देश देखना है, तो जांगल देश देखना है। जांगलम वात भूइष्टम, जांगल देश जो होता है वात भूइष्ट रहता है। फिर आनुप जो रहता है वो कफ भूइष्ट रहता है। साधारण रहता है वो नॉर्मल रहता है। तो इसमें हमें यह देखना है कि जांगल देश में क्या क्या व्याधियां हो रही है। फिर अनूप देश की क्या है, वैसे ही आहार विहार का क्या चेंज है। जैसे कश्मीर में अगर जाएंगे, तो जम्मू कश्मीर के लोग का खान पान थोड़ा अलग है, पंजाब में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है। तो जो जो चीज़ जहाँ पर साथ में है, वहाँ पे वो व्याधियाँ नहीं करता है। लेकिन जैसे पंजाब के लोग अगर साउथ इंडियन खाना रोज खा रहे हैं, फर्मेंटेड चीजें खा रहे हैं, तो उनको व्याधिया होगा। एक दिन 2 दिन ठीक है, लेकिन कंटिन्यू खा रहे हैं तो व्याधि होगा। नॉर्थ इंडिया के लोग सरसों के तेल में सरसों का साग वगैरह बहुत खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अब यही महाराष्ट्र में अगर सरसों का तेल खाएंगे तो नाक से खून आने लगता है। तो जो देश जहाँ साथ में है, जो चीज़ जहाँ साथ में है उस हिसाब से उसका करना चाहिए। एक तो भूमि का हो गया देश के हिसाब से, एक देह जो हमारा शरीर है
उसको भी देखना है कि वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कौन सी प्रकृति है और सारता कौन सा है। उस हिसाब से हमें डायग्नोस करके फिर इलाज करना है। उसके बाद में बल देखना है पेशेंट का, कि पेशेंट जो है जो भी हमारे पास आ रहा है उसका बल कैसा है, तो सहज है क्या, युक्तिकृत है क्या, या कालज बल है क्या। कालज बल में आप लोगों को पता है कि बल जो रहता है वह जो आदान काल है उसमें बल बढ़ जाता है, और जो विसर्ग काल है उसमें बढ़ जाता है, आदान काल में कम हो जाता है। और हेमंत ऋतु में और शरद ऋतु में बल बढ़ जाता है, ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाता है। तो हमें बल देखना है। फिर व्याधि का बल कैसा है और हमारे मेडिसिन का बल कैसा है, व्याधि को ठीक करने की ताकत है क्या हमारे दवाई में, वह डायग्नोस करके देखना है। फिर अनलम, अनलम मतलब हमें वायु देखना है कि वायु की गति कैसे है शरीर में, उस हिसाब से डायग्नोस करके आगे बढ़ना है। फिर प्रकृति देखना है हमें, तो वातज प्रकृति है क्या, पित्तज प्रकृति है क्या, कफज प्रकृति है क्या। प्रकृति परीक्षण आप लोगों को बताया ही गया है फर्स्ट ईयर के शरीर क्रिया में। तो उसके हिसाब से हमें डायग्नोस करना है कि वात प्रकृति वाले जो लोग रहते हैं उनको बहुत बार बार भूख लगती है, उनका मन अस्थिर रहता है, और वह कोई भी चीज़ ना क्विक डिसीजन लेते हैं और क्विक भूल भी जाते हैं, और उनका जो फ्रेंडशिप रहता है वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहता है। पित्त प्रकृति वाले जो रहते हैं वह गुस्से वाले ज़्यादा रहते हैं, उनके बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा रहता है, और उनको पित्त वाली बीमारियाँ ज़्यादा होती है, जैसे हाइपर एसिडिटी हो गया, जो भी स्किन रैशेस हो गया, यह सब होता है। वात भुइष्ट वाले जो रहते हैं, वात प्रकृति वाले, तो उनको क्या होता है कि रुक्षता होती है, जॉइंट पेन होता है, और खाना पीना, त्वचा, नख, नयन, वदन, मूत्र, पुरुष, सब वात वाला रहता है, रुक्षता रहती है बहुत ज्यादा। कफ प्रकृति वाले रहते हैं वो थोड़ा स्लो रहते हैं काम में, लेकिन स्थिरता रहती है, उनसे फ्रेंडशिप कर लिया तो वो परमानेंट रहती है। जैसा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा वैसी प्रकृति रहेगी, तो इस हिसाब से हमें प्रकृति परीक्षण करना है। या द्वंद्वज प्रकृति है, वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, इस हिसाब से हमें डायग्नोस करना है। प्रकृति को देखना है और फिर क्या व्याधियां हुई है वह देखना है, और कौन सी मेडिसिन दे। पित्त प्रकृति वालों को आपने चित्रकादी वट्टी दिया तो तकलीफ होगा, कफ प्रकृति वालों को शीत वीर्यात्मक ज्यादा दिया दवाइयां तो उनको तकलीफ होगा, वात प्रकृति वालों को वात प्रकोपक अगर कटु तिक्त कषाय रसात्मक कुछ दवाइयां दिया तो वायु बढ़ेगा और तकलीफ होगा। तो प्रकृति का जानना औषध मेडिसिन सिलेक्शन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद में वय देखना है, तो बाल्यावस्था में कैसा रहता है, कफ का काल रहता है, युवावस्था में पित्त का काल रहता है, वृद्धावस्था में वायु का काल रहता है। इस हिसाब से हमें दवाइयों का डायग्नोज करना है, सिलेक्शन करना है, दवाइयों का सिलेक्शन करना है, और कौन सी व्याधि कौन सी अवस्था में है वह देखना है। ऐसे स्त्रियों में देखेंगे तो स्त्रियों में मेंसेस आने के पहले का क्या टाइम है, मतलब उस हिसाब से हमें वह देखना है कि मतलब प्यूबरिटी के पहले उनका क्या कौन कौन सा व्याधि थी, फिर जब मिनाके हो गया तो क्या हो रहा है, फिर उसके बाद में मेंसेस कैसा हो रहा है, और फिर जो अवस्थाएं चेंजेस हो रही हैं उसके हिसाब से हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस हो रहा है तो क्या क्या हो रहा है, तो वय का इंपॉर्टेंस रहता है। फिर पोस्ट प्री मेनोपॉजल क्या सिम्टम है, पोस्ट मेनोपॉजल क्या सिम्टम है, पूरी तरह से एनालिसिस करना चाहिए। इसलिए दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः, यह पॉइंट मैंने बता दिया। उसके बाद में सत्व देखना है, तो प्रवर सत्व का इंसान है, मध्यम सत्व का है, क्या अवर सत्व का है। तो सत्व परीक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना पेशेंट का ट्रीटमेंट कितना सक्सेसफुल होगा कितना नहीं होगा उसके माइंड पे डिपेंड करता है। हम लोग अपना दवाई बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो पेशेंट को एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए ना कि ये दवाइयाँ सही में काम करेंगी कि नहीं। इसीलिए पेशेंट को ना कनेक्ट होना बहुत जरूरी है पेशेंट से। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एकदम पवित्र होना चाहिए। तो वह सत्व अगर रहेगा, पेशेंट को अगर विश्वास है आप पे तो वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है और उसका अवर सत्व है तो वो घबराएगा, चिंता में रहेगा, शोक में रहेगा। तो हमें चिकित्सा करना है लेकिन उसको फिर काउंसलिंग ज्यादा करना है। तो सत्व परीक्षा करना बहुत जरूरी है। सत्व अगर उसका हीन रहेगा तो मानसिक बीमारियां बहुत रहेंगी, उन्माद अपस्मार जैसी बीमारियां रहेंगी, स्ट्रेस में रहेगा, क्रोध में रहेगा, काम क्रोध भय लोभ इन सब में रहेगा। तो सत्व परीक्षा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में साथ में परीक्षा करना है कि उसको क्या चीज उसको सुटेबल है। जैसे अगर किसी को नींबू पसंद नहीं है, नींबू सूट नहीं कर रहा है, थोड़ा भी नींबू खाते हैं तो जॉइंट पेन होने लगता है, सर्दी खांसी होने लगती है। किसी को जो दही है वह साथ में नहीं रहता, किसी को नमक साथ में, ज्यादा नमक साथ में नहीं रहता, किसी को उष्ण दवाइयाँ साथ में नहीं रहती है, किसी को शीत दवाइयाँ साथ में नहीं रहती है। तो यही चीज साथ में असात्म्यता वह देख के ही ट्रीटमेंट देना चाहिए। मेरे पास कुछ कुछ ऐसे पेशेंट है जो बताते थे कि डॉक्टर साहब हम चंद्र प्रभावती खाते हैं ना तो हमें यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होता है। मतलब वो आयुर्वेद का ज़्यादातर सब नॉलेज रहता है उनको, सब नॉलेज है उनको।
तो वह ना चंद्रप्रभा वटी नहीं उनको चाहिए, उनको भस्म नहीं चाहिए, मतलब उनको तकलीफ होती है। और फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनके दवाई के साथ चंद्रप्रभा दे के देखा, तो सच में उनको तकलीफ बढ़ गई। तो उनके लिए वो साथ में नहीं है। इसीलिए ना हमें सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है कि सात्म्यता असात्म्यता क्या है। इसके बाद में आहार कितना वो खा सकते हैं। अब जो मजदूर लोग रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, उनका आहार थोड़ा ज़्यादा रहता है। और जो लोग बैठे रहते हैं, वो लोग का आहार थोड़ा कम रहता है। आहार कैसे हम लोग देखेंगे कि अग्नि कैसे है उनका, कितना वो खाना खा के पचा पाते हैं, कितना नहीं खा पाते, उस हिसाब से हमें चिकित्सा करना है। और आहार ये भी देखना है कि कम खा रहे हैं क्या, अरुचि है क्या, विरुद्धासन है क्या, अध्यशन है क्या, विषमासन है क्या, जो भी है वह आहार की परीक्षा से ही हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद में यह जितनी भी अवस्थाएं हैं, व्याधि की अवस्था क्या है उसकी, जैसे ज्वर है तो पच्यमान अवस्था में है, आमावस्था में है, पच्यमान अवस्था या निरामावस्था में, या फिर रक्त पित्त है तो शुरुआत है क्या, एक्यूट स्टेज है कि क्रॉनिक स्टेज है, उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि उसकी क्या अवस्था है। यह जो है पैरामीटर, इसके बारे में फिर वाघभट जी ऐसे बताते हैं कि सूक्ष्म असूक्ष्म, जो सूक्ष्म चीजें हैं वह हमें दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृति अनलम वयः सत्वम सात्म्यम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विधा, इससे ही हमें पता चलता है कि उसको सूक्ष्म चीज क्या सुटेबल है क्या नहीं है। तो यह जानना बहुत जरूरी है। इसमें आप लोग शॉर्टकट मत अपनाइए, आप लोग सारा चीज हेतु निकालिए। पेशेंट को ना थोड़ा इरिटेशन होगा अगर आपसे कोई भी चीज़ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेके एक बार एक सीटिंग में नहीं हो रहा है तो दूसरा सीटिंग में लीजिए, तीसरा सीटिंग में लीजिए। पेशेंट छोड़ना भी नहीं चाहिए आपको, और ना उसका सारा चीज़ जानना जरूरी है। अगर आप लोग सब चीज़ जानेंगे और आयुर्वेद के मेथड से आप डायग्नोज करेंगे, आयुर्वेद के मेथड से ट्रीटमेंट देंगे, तो पेशेंट को ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षा है शाम, समीक्षा करनी है, मतलब ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए, तभी एनालिसिस करते हैं। मैं हर पेशेंट को जब भी मैं केस पेपर ये बनाता हूँ, तो इसमें पहले जो पेपर रहता है, पहला पेज रहता है, इसमें इंग्लिश में कंसेंट रहता है। तो इसमें पेशेंट हमसे ट्रीटमेंट ले रहा है, वो अपने मर्जी से ले रहा है, हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो फॉलो करेगा, यह सब कंसेंट लेके साइन होना चाहिए। फिर लोकल भाषा में मराठी में यहाँ पर ना ये है कंसेंट, कि इसमें ना पेशेंट जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है वह उसकी सम्मति है, सहमति है, तभी वो ट्रीटमेंट ले रहा है। यह लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यह चीज है तभी वो ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। उसके बाद में अब इसमें क्या क्या पॉइंट है मैं ये थोड़ा आप लोगों को बता देता हूँ। तो एक मिनट मैं थोड़ा लाइट ऑन करता हूँ। अब इसमें यह बताया है कि मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, कंसेंट लेते हैं ना, तो आप लोग को भी, मैं आप लोग को अगर ये चाहिए तो मैं पीडीएफ फॉर्म में करके आप लोग को शेयर कर दूंगा। तो इसमें है कि आई, जो नाम होगा पेशेंट का, हेयर बाई ऑथराइज कंसेंट ऑफ माई सेल्फ और above mentioned patient for Ayurvedic treatment and Panchakarma procedure performed for physical and mental disorder as per advisability of Dr. Arvind Pathak or his assistant doctor और डॉक्टर सेलेक्टेड बाय कंसल्टिंग डॉक्टर। यह लिखना जरूरी है कि मैं कंसेंट दे रहा हूँ कि मैं जो भी ट्रीटमेंट लूंगा उसमें मैं अपना ये दे रहा हूँ, कंसेंट दे रहा हूँ कि मुझे ट्रीटमेंट लेना है, आयुर्वेदिक पंचकर्मा लेना है या शमन चिकित्सा लेना है, मैं अपना कंसेंट दे रहा हूँ। फिर उसके बाद में ये बताता है कि सेकंड पॉइंट है, आई हेयर बाई एक्नॉलेज डेट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इन पंचकर्मा प्रोसीजर रिक्वायर चेंजेस इन रेगुलर डाइट्स पर एज पर एडवाइस बाय कंसल्टिंग डॉक्टर। जो भी डॉक्टर है वह हमें जो पथ्य अपथ्य बता रहा है तो वह मुझे पालना जरूरी है, यह मैं सम्मति दे रहा हूँ, कंसेंट दे रहा हूँ। अगर हम लोग बोलेंगे कि आपने परहेज नहीं पाला, उसका ये सम्मति लेना बहुत जरूरी है कि वो परहेज पालेगा, तभी वो ट्रीटमेंट ले रहा है। तीसरा बात है कि आई हेयर बाई एक्नॉलेज दैट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड पंचकर्मा प्रोसीजर रिक्वायर्स चेंजेस इन रेगुलर लाइफस्टाइल एंड डे टू डे रूटीन एज पर एडवाइस बाय कंसल्टिंग डॉक्टर। मतलब लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरी है, ये मैं सम्मति दे रहा हूँ कि मुझे दिनचर्या चेंज करना है, रात्रिचर्या चेंज करना है, मुझे दिवा स्वाप नहीं करना है, अति मैथुन नहीं करना है, अति संक्रमण नहीं करना है। जो डॉक्टर बता रहे हैं वह मैं फॉलो करने का सम्मति दे रहा हूँ। पहले आहार विहार का हो गया, परहेज का हो गया, अब तीसरा जो है लाइफस्टाइल मैं चेंज करने के लिए कंसेंट दे रहा हूँ, ऐसा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि आई हैव बीन मेड अवेयर दैट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड पंचकर्मा प्रोसीजर shall be continued as per advice rendered by doctor and should not be discontinued without any advice by consulting doctor। मतलब जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो मैं सम्मति देता हूँ, पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि मैं सम्मति दे रहा हूँ कि यह जो भी इलाज चलेगा
तो मुझे पूरी तरह से जो टाइम ड्यूरेशन है उतना मैं डॉक्टर का बात मानूंगा और बीच में मैं ब्रेक नहीं करूंगा, ऐसा मैं सम्मति दे रहा हूँ। यह लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट है कि आई हैव बीन मेड अवेयर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ट्रीटमेंट बाय मी और अबव मेंशन पेशेंट। मतलब मेरा क्या बीमारी है यह मुझे डॉक्टर ने बताया है। जैसे उसको अगर रक्त पित्त है, उसको संधिवात है, आमवात है, वातरक्त है, तो हमें बताया गया है कि क्या क्या चीज हमें बॉडी में प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर ने हमें पूरी अच्छी तरह से बताया है। मुझे मालूम है कि मुझे क्या तकलीफ है। तो यह अगर वो कंसेंट दे रहा है ना, तो प्रेशर नहीं देगा कि डॉक्टर मुझे आज ही ठीक होना है, 24 घंटे में ठीक होना है। उसको ना ये मालूम है कि उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। बीमारी अगर 20 साल पुरानी है, जैसे पाइल्स है 20 साल पुराना है, इनफर्टिलिटी बहुत पुराना है, तो उसको मालूम है कि उसको पुराना बीमारी है, उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। तो उसको यह कंसेंट दे रहा है, उसको मालूम है ये बात। उसमें फिर दूसरा पॉइंट है, आई कंसल्ट द डॉक्टर और असिस्टेंट डॉक्टर असाइंड बाय कंसल्टिंग डॉक्टर टू ट्रीट द राइज हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू अबाउ रीजंस अकॉर्डिंग टू देयर मेथड्स। मुझे बता दिया गया है कि मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, तो यह जो अपने मेथड से ट्रीटमेंट देने वाले हैं। अब हमारा आयुर्वेद का ट्रीटमेंट क्या होता है कि हम दोष दुष्ट समूर्छना ठीक करते हैं, फिर उसके बाद में व्याधि का चिकित्सा करते हैं। तो यह नहीं होना चाहिए कि आज खाया, घी खाया और आज ही ताकत होके हम लोग ठीक हो गए। तो हमें जो इनका मेथड है वो मैं फॉलो करूंगा, यह मैं कंसेंट दे रहा हूँ। इसके बाद में आई हैव बीन टोल्ड द सक्सेस और ट्रीटमेंट में वेरी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। मतलब मुझे यह बता दिया गया है कि मेरा जो फायदा होगा वह कम ज़्यादा हो सकता है, वेरी कर सकता है। मुझे जल्दी भी फायदा हो सकता है या लेट भी फायदा हो सकता है। मुझे ये पूरी तरह से ज्ञात है कि डॉक्टर ने जो बताया है कि आपको टाइम लग सकता है, तो मुझे टाइम स्पेंड करना है अपने ट्रीटमेंट के लिए। ड्यूरिंग दिस कंडीशन इट मे बी पॉसिबल दैट द इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिलीफ इन हेल्थ कंडीशन इट मे बी इट मे और मे बी इंक्रीज। मतलब ये क्या है कि मैं जब इलाज करवा रहा हूँ, तो मैं कुछ ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, तो ये एश्योरिटी डॉक्टर नहीं दे रहा है कि 100% आप ठीक ही हो जाएंगे। या कभी कभी सिम्टम बढ़ भी सकता है। जैसे कि हम लोग चिकित्सा दे रहे हैं, तो आमवात का पेशेंट है, तो जब बादल आ गया तो उस दिन पेन बढ़ भी सकता है। तो यह डॉक्टर पे प्रेशर नहीं है कि आपका आपने ट्रीटमेंट शुरू किया तो बादल आ गए, ठंडा पानी में हम लोग गए हैं, तो या फिर बारिश होने लगी तो ज्वाइंट पेन नहीं बढ़ेगा। यह मुझे अच्छी तरह से बता दिया गया है। इसके बाद में आई हैव बीन मेड अवेयर द फैक्ट दैट देर इज नो गारंटी ऑफ सक्सेस। मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं ना, तो बोलते हैं कि डॉक्टर आप स्टैम्प पेपर पे लिख के दो कि आप मुझे ठीक कर दोगे, गारंटी दो। तो यह मुझे बता दिया गया कि गारंटी नहीं है। मैंने अगर परहेज नहीं पाला तो यह मेरी जिम्मेदारी है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। तो गारंटी शब्द मुझे नहीं यूज करना है। डॉक्टर अपनी तरफ से कोशिश करेगा, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं खाना पीना परहेज नहीं पालूंगा, मुझे फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यह मुझे मालूम है कि कोई गारंटी नहीं है कि परमानेंट लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक हो जाएगा। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट होता है ना, तो पेशेंट बोलते हैं कि क्या डॉक्टर आप ऐसे बोलते हैं तो हम क्यों आए आपके पास। ठीक है ना, आप मेरा दवाई लीजिए 7 दिन, अगर आपको फायदा, हम क्या, हम डॉक्टर हैं, हम कोई ऐसे ये डोंगल नहीं बेच रहे हैं कि ये डोंगल लीजिए गारंटी है, अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो पैसा वापस। ऐसा नहीं है। ऐसा डॉक्टर कभी, डॉक्टर के पास ऐसा है ही नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है, हमारा बिल जो पास हुआ है, मेडिकल बिल, जो मेडिसिनल बिल पास होता है हमारे पार्लियामेंट से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट दिए, उसमें बोला है कि डॉक्टर पे कोई प्रेशर नहीं है कि वो गारंटी देगा। कोई ऑपरेशन भी कर रहे हैं ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पेशेंट 100% ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो डॉक्टर भी इंसान है, पेशेंट भी इंसान है। तो गारंटी शब्द का यूज ही नहीं करना है। आपका डॉक्टर अपना एफर्ट्स लगाएगा, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसको भी क्वालिफिकेशन मिला है, उसको लाइसेंस मिला है, उसको रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो अपना कोशिश करेगा। लेकिन गारंटी नहीं है कि पूरा 100% ठीक हो जाएगा। और अगर फायदा नहीं होगा तो पैसे वसूल करो, डॉक्टर को मारो और हॉस्पिटल तोड़ो, यह बिल्कुल भी नहीं है। यह लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि कोई असिस्टेंट डॉक्टर हो गया या कंसल्टिंग डॉक्टर हो गया, कोई भी गारंटी नहीं दे रहा है। वह इलाज करेंगे, लेकिन ठीक होना ना होना वह पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है और नसीब पे डिपेंड करता है। तीसरा बात है कि आई अलाउ टू टेक फोटोग्राफ वीडियो शूटिंग। अगर वो कंसेंट दे रहा है कि मेरा फोटोग्राफ ले लीजिए, वीडियो शूटिंग करिए, चेहरा ढक के, अगर वो कंसेंट नहीं दे रहा है तो ना साइबर क्राइम में आप लोग फंस सकते हैं। अगर आपने कोई प्राइवेट पार्ट्स का फोटो ले लिया और सर्कुलेट कर दिया, वायरल कर दिया, तो आपको जेल हो सकता है।
तो इसीलिए अगर वो अलाउ करता है, पेशेंट कंसेंट दे के साइन करके दे रहा है, तभी आप वीडियो शूटिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफ ले सकते हैं। और उसका परमिशन मिलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देना है क्या, या फिर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं भी, या मेडिकल स्टडीज के लिए कंसेंट लेके ही आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर है कि मैं कंसेंट दे रहा हूँ, अगर वो बोलता है कि मुझे नहीं देना तो उसको फोर्स नहीं करना है, कोई बात नहीं। तो इसका इसमें यह है कि आई अलाउ दिस प्रोसीजर टू प्रिंट करने के लिए कर सकता हूँ, रिसर्च के लिए, फिर पब्लिश करने के लिए, टेलीकास्ट करने के लिए इन प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर द पर्पज ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल स्टडीज, रिसर्च एंड मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज, सेमिनार्स फॉर एजुकेटिंग कॉमन पीपल और डॉक्टर्स इन इंडिया और अब्रॉड, और पर्सनल प्रैक्टिस विदाउट एनी प्री कंडीशंस। मतलब मैं इसके लिए कोई, मेरा लाइबिलिटी नहीं है कि मुझे इसके लिए पैसा दिया जाएगा, मैंने अपना कुछ चीज़ दिखाया तो फिर ना मुझे इसके लिए कुछ पैसा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी बाउंडेड नहीं है डॉक्टर। अगर वो कंसर्न दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं। उसके बाद में है कि आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट पुंसवन विधि इज नॉट प्रैक्टिस देयर बाय कंसल्टिंग डॉक्टर। जो बेटा और बेटी होने के लिए जो डॉक्टर के पास आते हैं, कि पुंसवन विधि बहुत आयुर्वेद में फेमस था, अभी जब से पीसीएनपीएडीटी एक्ट आ गया तो तब से ना डॉक्टर लोग को जेल होने लगा। तो डॉक्टर ने बता दिया है यहाँ पे कि पुंसवन विधि नहीं किया जाता है, बेटा बेटी जो भी होगा वो भगवान की जो इच्छा होगी वह होगा, नसीब में जो होगा वो होगा, यहाँ पुंसवन विधि नहीं किया जाता है, ऐसा बता दिया गया है। फिर है आई हैव बीन मेड अवेयर दैट एनी टेक्निकल और मैकेनिकल प्रॉब्लम और सडन नेचुरल कैलामिटीज में हैम्पर द functional instruments or machineries or equipments and may cause medical emergencies or adverse effect or delay in treatment as procedure or may require additional medication and treatment। मतलब कभी कभी कुछ ऐसे मैकेनिकल या टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे स्वेदन ले रहे हैं तो लाइट चली जा सकती है, मतलब ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। या फिर स्वेदन हो रहा है या तेल है, वो तेल का कुछ हो रहा है, मतलब या बस्ती दे रहे हैं, बस्ती यंत्र खराब हो गया तो उस दिन नहीं हुआ ट्रीटमेंट। तो यह मुझे पता है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ सकता है, या फिर नेचुरल कैलामिटी भी आ सकती है, भूकंप आ सकता है, बाढ़ आ सकता है, साइक्लोन आ सकता है, या हवा बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मुझे मालूम है। तो इसमें डॉक्टर को जबरदस्ती नहीं है कि आप मुझे सारे कंडीशन में 100% करके दो। मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकता है, टेक्निकल मशीन में, इक्विपमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो डॉक्टर पे बाउंड नहीं है इसका, वो उसको मालूम है पेशेंट को। उसके बाद में आई एक्नॉलेज दैट आयुर्वेदिक मेडिकेशन एंड पंचकर्मा प्रोसीजर आर एडवाइज्ड, डायग्नोस्टिक परफॉर्म्ड हियर बाय ओनली आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। मतलब वो कंसर्न दे रहा है और उसको मालूम है कि यहाँ जो भी डायग्नोस हो रहा है एलोपैथी के रिपोर्ट्स का एक सहारा लिया जा रहा है, लेकिन जो ट्रीटमेंट ले रहा है उसको ये मालूम है कि यहाँ आयुर्वेदिक मेथड से ही डायग्नोसिस होगा। जब आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं ना, तो उसमें भी आयुर्वेदिक डायग्नोसिस ही लिखा करिए कि पित्तज अर्श है, कफज पांडु है, पित्तज ग्रहणी है, यह आयुर्वेदिक मेथड से ही होता है। इसके लिए हम डॉक्टर को फोर्स नहीं कर सकते कि आप लिखिए कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ही लिखना है आपको और उसका ही ट्रीटमेंट देना है, उसके पैरेलल में ही पेन किलर देना है, यह नहीं है। यहाँ आयुर्वेदिक मेथड से ही होता है डायग्नोसिस, और हेतु लक्षण यह सब होता है, यह उसको मालूम है, तभी वो कंसेंट दे रहा है। इन दिस प्रोसीजर देर इज नो consideration of chemical composition of ayurvedic medicine according to modern techniques and criteria। मतलब यहाँ पर उसको मालूम है कि एलोपैथी का कोई भी मेडिसिन यूज नहीं किया जाता है, यह जो शुद्ध प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए कंसेंट दे रहा है वो, जो लोग मिक्स करते हैं उनके लिए अलग कंसेंट फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको मालूम है कि यहाँ पर कोई केमिकल नहीं है, कोई पेन किलर मिला के, स्टेरॉइड मिला के चूर्ण में, अश्वगंधा चूर्ण या पेन किलर ऐसे बना के महायुगराज गूगल के साथ नहीं दिया जा रहा है, यह उसको मालूम है और वह कंसर्न दे रहा है और उसको बता दिया गया है। इसके बाद में आई हैव बीन अवेयर दैट इफ नेसेसरी मेडिकेशन, और क्या है कि इमरजेंसी की कंडीशन आई, अगर बीपी बढ़ गया है और कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसको बता दिया गया है कि आप एलोपैथी भी ले सकते हैं। अगर जैसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, या कैंसर के जैसे कंडीशन है, या कोई भी कंडीशन है, जब वो पेशेंट ये डॉक्टर से नहीं ठीक हो रहा तो डॉक्टर पे ये बॉन्डिंग नहीं है कि आप आयुर्वेद का ही इलाज करके उसको बचाना है, ऐसा नहीं है।
वो कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर के पास वो दवाइयाँ ना हो और इमरजेंसी की कंडीशन है ये, या सर्जिकल प्रोसीजर करना कंपलसरी हो रहा है इमरजेंसी में, तो उसको मालूम है कि मुझे एलोपैथी भी लेना पड़ सकता है। उसके बाद में आई हैव बीन मेड अवेयर दैट इफ नेसेसरी मेडिकेशन और ऑफ एनी पैथी अदर देन आयुर्वेदा में भी कैरियड आउट एज पर एडवाइस कंसर्न डॉक्टर। मतलब मुझे बताया गया है कि साथ में होम्योपैथी भी चलाया जा सकता है, आयुर्वेद भी चलाया जा सकता है, एलोपैथी भी चलाया जा सकता है, यूनानी भी चलाया जा सकता है। मतलब उसको मालूम है कि वो दूसरे पैथी का भी सहारा ले सकता है, केवल आयुर्वेद पे ही डिपेंडेंट रहेगा ऐसा नहीं, कंपल्शन नहीं है, ये उसको मालूम है। इसके बाद में यह बोल रहा है, ये सबसे मेन पॉइंट है कि आई कंफर्म दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड and or had it treated above mentioned patient. I wish to proceed with the treatment and procedure with the full informed consent consent on my part and the above mentioned patient. मतलब मैंने सारे पॉइंट्स है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं, यह वह साइन कर रहा है कि मैंने पढ़ के समझ लिया है और तभी मैं कंसेंट दे रहा हूँ, और इसमें मैं बदल नहीं सकता। एक बार मैंने कंसेंट दे दिया तो मुझे, मैं अपनी खुशी से यह ट्रीटमेंट ले रहा हूँ आयुर्वेद का, तो वह कंसेंट दे रहा है। दूसरा है कि जो भी प्रोसीजर हो रहा है, जैसे अब पेशेंट बोलते हैं कि, पहले मैं स्टार्टिंग का अपना अनुभव बताता हूँ। मैंने जब प्रैक्टिस शुरू किया ना, तो 5 साल मैंने फ्री ट्रीटमेंट दिया और मैंने वमन शुरू किया। मैंने पहले पेशेंट को वमन दिया ना, उसने जाके पूरे पूरे एरिया में फैला दिया कि ये पागल डॉक्टर आ गया है कोई, तो बीएमएस का डिग्री लिया है और ना ये कुछ तो दवाई खिलाता है और इतना उल्टी होता है, बहुत ज़्यादा पानी पिलाता है और इतना उल्टी होता है, बहुत बेकार डॉक्टर है, ये क्या ट्रीटमेंट है, उल्टी वाला ट्रीटमेंट है। उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी ये एरिया में, तो ठीक है, मेरे को ना ऐसे बदनाम किया उसने, लेकिन ना कंसेंट लेना जरूरी है। तो ना उसकी वजह से उसने बदनाम किया, लेकिन मेरा पॉजिटिव हुआ। मेरे को 10 लोग आके पूछने लगे कि अच्छा आपने बीएमएस किया है, आप उल्टी कराते हो, ये कौन सा ट्रीटमेंट है। फिर मैंने उनका बताया कि हम लोग करते हैं तो शरीर का शोधन करते हैं, कफ दोष निकालते हैं, तो उससे मेरे प्रैक्टिस और बढ़ने लगी और होने लगी। तो लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि अब जैसे विरेचन करा रहे हैं हम लोग, तो विरेचन में लूज मोशन होता है, ये मालूम है उसको, ये मालूम है, तभी वो विरेचन कर रहे हैं। नहीं तो वो जाके बोलेगा कि अरे मेरे को तो डिहाइड्रेशन हो गया, मुझे तो इन्होंने कुछ तो लूज मोशन की गोली दे दी, मेरे को इतना लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, डॉक्टर पागल है, मुझे तो तकलीफ हो गई। ऐसे हंगामा करने वाला नहीं होना चाहिए। उसको मालूम है वो कंसेंट दे रहे हैं, नस से दब दे रहे हैं तो नाक में ड्रॉप डालेंगे ही हम लोग, बस्ती जब ले रहे हैं तो बस्ती देंगे ही हम लोग, उसको जब तेल लगाना है, अभ्यंग करना है तो तेल होगा ही। उसको ये नहीं होना चाहिए कि मुझे स्किन एलर्जी है, मुझे अभ्यंग नहीं है। हाँ, अलग अलग कंडीशन में हम लोग अभ्यंग, वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको अभ्यंग देना है कि नहीं देना है, उसको सरसों का तेल यूज़ करना है, नारियल तेल करना है, तिल तेल करना है, ये हम डिसाइड करेंगे। लेकिन और वो भी बताएगा हमें, वो भिषक वैश्य होना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं डिनाई कर सकता कि उसको बताया नहीं गया कि अभ्यंग होता है, यहाँ पे नस्य होता है, रक्त मोक्षण होता है। नहीं तो बाद में बोलेगा कि मुझे ना इन्फेक्शन हो गया, मुझे ना इन लोगों ने इन्फेक्टेड एड्स करा दिया, मुझे ये करा दिया, वो करा। उसको सब मालूम होना चाहिए, तभी वो यह ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार हुआ है, यह साइन लेना है हमें। उसके बाद में 13वां पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल है, आप लोग को ये लिखना मतलब पॉइंट लिखना है। मैं आप लोग को, सभी लोगों को ना इसका पीडीएफ बना के कल सर्कुलेट कर दूंगा, सभी लोग के पास ये जाएगा। इसमें ऐसा बताया कि मेडिसिन वंस रिसीव्ड, मतलब मैंने मेडिसिन एक बार ले लिया, मैंने लिया या मेरे रिलेटिव ने लिया, फ्रॉम द स्टोर, मतलब जो डिस्पेंसरी से मैंने मेडिसिन लिया है, विल नॉट बी टेकन बैक, वापस नहीं लिया जाएगा, और नाइदर इस मनी विल बी रिफंडेड, इसका पैसा वापस भी नहीं दिया जाएगा। एक बार दवाई ले रहे हैं, कंसेंट दिया उसने, तो उसको दवाई वो जाके फेंक दे, लेकिन डॉक्टर के पास आके वो वापस नहीं करेगा और ना पैसा वसूल करेगा कि मुझे पूरा पैसा आप वापस दीजिए। यह कंसेंट दे रहा है, तभी ट्रीटमेंट शुरू करना है। आजकल मेडिको लीगल केसेस बहुत बढ़ रहे हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है। अगर डॉक्टर सजग नहीं रहेगा तो ना कभी भी कोई भी केस डाल सकता है कि इन्होंने मुझे लूज मोशन कराया, इन्होंने नाक में ड्रॉप डाला, मुझे ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। पेशेंट पे भरोसा मत करिए, क्योंकि हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं। कुछ लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं, तो हमें सावधानी पूर्वक चलना है यहाँ पे। तो हमारे गुरुजी लोगों ने ऐसा बोला है कि हर पेशेंट से कंसल्ट लेना है, चाहे वो छोटा से छोटा प्रोसीजर ले, शमन चिकित्सा ले, लेकिन कंसेंट लेना बहुत जरूरी है।
यही चीज बता रहे हैं, वाग्भट जी भी बता रहे हैं। वाग्भट जी पूरा प्रैक्टिकल है। उन्होंने बोला है कि दुष्यम देशम कल बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्वम तथा आहारम अवस्थाश्च पृथक विदाः सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षे येषाम दोषौषध निरूपणे। सूक्ष्म रूप से जानना है, स्थूल रूप से जानना है, समीक्षा करनी है कि कौन सा दवाई इस पे काम करेगा, दोष देखना है, और औषध है उसका निरूपण करना है, एनालिसिस करना है पूरा। निरूपण मतलब एनालिसिस करना है। उसके बाद में यो वर्तते चिकित्सायाम, जो इस तरह से चिकित्सा करता है, न स स्खलति जातुजित, वह कभी भी फेलियर नहीं होता है। फेलियर उसके ट्रीटमेंट में नहीं है। व्याधि जो है असाध्यावस्था, वह व्याधि हो सकती है, लेकिन उसकी चिकित्सा कभी भी गलत नहीं होती है। इसलिए दुष्यम देशम बलम कालम प्रकृतिम दुष्यम देशम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वयः सत्वम सात्वम तथा आहारश्च अवस्थाश्च पृथक विदाः सूक्ष्म सूक्ष्म समीक्षेयेषां दोषौषध निरूपणे यो वर्तते चिकित्सायां न च स्खलति जातुजित। यह एक हो गया दशविध परीक्षा का। अब मैं आप लोगों को चरक संहिता के हिसाब से बता रहा हूँ। यह भी जानना बहुत जरूरी है। चरक संहिता में विमान स्थान में 8वां चैप्टर में एक दशविध परीक्षा अलग टाइप से बताइए। इसमें ऐसा बता रहे हैं, 8वां नंबर का जो चैप्टर है विमान स्थान का, उसमें 94 नंबर का श्लोक है। उसमें ऐसा बता रहे हैं कि तस्माद आतुरम परीक्षित, आतुर की परीक्षा करनी है। कैसे? प्रकृतितः, प्रकृति उसकी देखनी है कि उसका बॉडी का बायो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है, वह पूरी तरह से जांच करना है कि उसको उसका वातज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति है, क्या है, प्रकृति देखना है। मूल प्रकृति चेंज नहीं होती है। चेंज क्या होता है? विकृति चेंज होता है, मतलब विकृति आती है, मूल प्रकृति कभी नहीं चेंज होती। जो वातला प्रकृति है वो वातला ही रहेगा, पित्तला है तो पित्तला ही रहेगा, श्लेष्मला है तो श्लेष्मा ही रहेगा पूरा लाइफ लॉन्ग। अगर द्वंद्वज प्रकृति है तो वही रहेगा। मन भी जो रहता है वह वैसा ही रहता है। मन पे तो ऐसा बताया जाता है कि संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। अगर जैसा संस्कार वैसा माइंड चेंज हो जाता है। तो मानसिक प्रकृति एक तरह से बताइए कि राजसिक होती है, तामसिक होती है, सात्विक होती है, उसमें तो प्रकृति बताया है। लेकिन संस्कारों गुणांतराधारम, मन जो रहता है वह जैसा संस्कार मिलता है वैसे वो जैसे अपब्रिंगिंग होती है और जैसा उसके दोस्त मिलते हैं वैसा माइंड चेंज होते जाता है। लेकिन शारीरिक प्रकृति जो रहती है वो चेंज नहीं होती है। उसके बाद में विकृति देखना है हमें। सेकंड पॉइंट है दशविध परीक्षा जो चरक के हिसाब से है, उसमें विकृति देखना है कि क्या रोग हुआ है उसको, क्या डिजीज है, सस्पेक्टेड डिजीजेस क्या हो सकती हैं, यह हमें जानना है। उसके बाद में सार देखना है उसका, मतलब क्वालिटी ऑफ टिश्यू, मतलब वो रस सार है क्या, रक्त सार है क्या, मांस सार है, मेद सार, फिर अस्थि सार, मज्जा सार और शुक्र सार। यह पूरी तरह से सारता देखनी है और वो सारता के हिसाब से फिर दवाइयों का सिलेक्शन करना है। अस्थि सार है तो उसको जो जो सिम्टम बताए हैं, इस पर मैं डीप में लेक्चर लूंगा। अभी जो लेक्चर ले रहा हूँ दशविध परीक्षा पे ले रहा हूँ, ज़्यादा डीप में जाएंगे तो 1 महीना लगेगा। तो अति संक्षेप में भी होना चाहिए और विस्तार भी नहीं होना चाहिए, यह देखना है। तो हमें सारता का परीक्षण करना है। उसके बाद में सहनन करना है कि उसका बॉडी का कॉम्पैक्टनेस कैसा है। किसी किसी का बॉडी रहता है उसमें मसल्स बहुत वीक रहते हैं, जैसे टीबी के पेशेंट हो गए, एनीमिक पेशेंट हो गए। तो सहनन जब हम लोग जान जाते हैं ना तो हमें पता चलता है कि उनकी बॉडी कैसी है। प्रमेह रोगी जो रहते हैं उनमें शिथिलता बहुत ज़्यादा रहती है, पांडु रोगी रहते हैं बहुत ज़्यादा शिथिलता रहती है, मसल्स वीक होते हैं। तो उनको जब दवाइयाँ देनी है दीपन पाचन करके लघु और संतर्पक कारक आहार देके हमें बृहण दवाई देनी पड़ती है। जो मोटे लोग रहते हैं उनका सहनन जो रहता है उसमें मेद धातु बहुत ज़्यादा रहता है, उनको हमें पतला करना होता है। तो यह सहनन करना, जानना और समझना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके बाद में प्रमाण देखना है उसका। तो उसका मतलब हाइट कितना है, लंबा है कि छोटा है, उसके हाथ पैर कैसे हैं, अंगुली प्रमाण जो बताए उस तरह से हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो वो प्रमाण हर तरह से जान के, मतलब लंबा इंसान होगा तो उसको मेडिसिन जो है उसका डोजेस चेंज हो जाएगा। अगर हाइट कम है तो उसका डोजेस कम हो जाएगा। मोटा इंसान है तो उसका अलग डोज रहेगा, पतला इंसान है तो उसका डोज अलग रहेगा। तो प्रमाण से भी हम लोग डोजेस और मेडिसिन का कितना पावर का देना है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद में सात्म्यता, सात्म्यता मैंने बताया कि सात्म्य है कि असात्म्य है। वह उसके उष्ण वीर्यात्मक दवाई देना है कि शीत वीर्यात्मक दवाई देनी है, उसको क्या चीज़ से एलर्जी हो रहा है। एलर्जी का कॉन्सेप्ट ऐसा है, सात्म्यता असात्म्यता से ही हमें पता चलता है। उसके बाद में सत्व देखना है, तो प्रवर सत्व, मध्यम सत्व और अवर सत्व, मतलब मन से वो स्ट्रांग है, मीडियम है या दुर्बल मन का है, उस हिसाब से हमें चिकित्सा करनी है, काउंसलिंग करना है,
युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करना है, दैव व्यपाश्रय करना है, या सत्वावजय चिकित्सा करना है, वो हमें उसके माइंड के हिसाब से चिकित्सा करना है। फिर आहार शक्ति मतलब डाइजेस्टिव पावर कैसा है, कितना बार वो खाना खाता है, कितना वो पचा पाता है, उसको कोई व्याधि है कि नहीं, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं, यह सब आहार शक्ति जो है वह डाइजेस्टिव पावर पे डिपेंड करता है। उसके बाद में व्यायाम शक्ति, वह कितना काम कर सकता है। एक बार क्या हुआ कि मैं अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ और कुछ सीनियर के साथ, मैं राजकोट कॉलेज में टीचर था, तो वहाँ पर हम लोग गए। तो एक पर्वत है गुजरात में, चोटीला देवी का मंदिर है। तो हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग ना वो पूरा पर्वत चढ़ेंगे। तो कुछ लोग ना 40 वो सीढ़ियाँ चढ़ते ही थक गए, उनको सांस फूलने लगा। और कुछ लोग, हम लोग जो थे, हम लोग पूरा चढ़ गए, देवी का दर्शन किया। तो ये क्या होता है, व्यायाम शक्ति कैसे है, मतलब व्यायाम शक्ति जो रहता है उससे फिजिकल स्ट्रेंथ पता चलता है। कुछ लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं लेकिन फिजिकली बहुत वीक रहते हैं। जो स्थूल लोग रहते हैं ना, मोटे लोग रहते हैं, वो लोग ना फिजिकली ना ऐसे दिखते हैं कि मोटे हैं, लेकिन वो अंदर से कमजोर रहते हैं, खोखले रहते हैं। तो हमें फिजिकल स्ट्रेंथ देखना है तो व्यायाम शक्ति से कितना एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे सलमान खान है, तो सलमान खान बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता है, उसकी बॉडी भी अच्छी है। तो बाइसेप्स ट्राइसेप्स वो ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकता है, तो बलवान इंसान है। उस तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ देखना है, पेशेंट में देखना है कि वो कितना मजबूत इंसान है। कुछ कुछ लोग रहते हैं जो साइकिल चलाते हैं तो 40-40 किलोमीटर चलाते हैं, और कुछ लोग रहते हैं जो 4 कदम भी चलने में उनको सांस फूलने लगता है। तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ जान के ही दवाइयाँ देनी बहुत ज़रूरी होती है। उसके बाद में वय देखना है, एज देखना है, और रेट ऑफ एजिंग। कुछ लोग के ना कम उम्र में ही बाल झड़ने लगते हैं, आंखों में चश्मा लग जाता है, स्किन में रिंकल्स पड़ने लगते हैं। रेट ऑफ एजिंग जो रहता है ना, बुढ़ापा जल्दी आने लगता है। हाथ पैर वगैरह जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं उसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने लगते हैं, घुटने दर्द होने लगते हैं, घुटनों में डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं, और ऑस्टियो अर्थराइटिस वगैरह होने लगता है। तो एजिंग जो है मतलब बुढ़ापा आना, वह इतना फास्ट, जो लोग ज़्यादा शुक्रशय करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उनको एजिंग जल्दी होने लगता है। जो लोग ब्रह्मचारी होते हैं उनका एज जो रहता है वो पता ही नहीं चलता। कुछ कुछ ऐसे वैद्य हैं, मैंने ऐसे देखा है, जो पुणे में ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने शादी नहीं किया। तो वो लोग ना अभी उनका एज बहुत ज़्यादा हो गया है लेकिन वो इतने यंग दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं। तो यह एजिंग का प्रोसेस होता है ना, वह इस पे डिपेंड करता है कि उसका खाना पीना कैसा है, उसका ब्रह्मचर्य कितना है, उस हिसाब से एजिंग डिपेंड करता है, कम या ज़्यादा। कुछ लोग ना बहुत जल्दी ही बूढ़े हो जाते हैं, उनका हर बाल सफ़ेद हो गए, बाल गिरने लगे, इंद्रियां जो है, सुनाई देना कम हो गया, दिखाई देना कम हो गया, स्मेल कम हो गया, एजिंग जल्दी होने लगता है, रिंकल्स पड़ गए। तो अभी जो अपने बॉलीवुड के हीरो हीरोइन है, वो लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियली अपने आप को यंग रखते हैं। जैसे कोई कोई हीरो हैं वो इंजेक्शन डालते हैं, बोटॉक्स का इंजेक्शन डालते हैं, स्टेरॉइड का, कि स्मार्ट दिखे, यंग दिखे, तरोताज़ा दिखे, और बालों को डाई करते हैं यंग दिखने के लिए। एंटी एजिंग कृत्रिम रूपों का, कृत्रिम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। असली में वो इतने स्मार्ट होते नहीं है जितना वो पर्दे पे दिखता है, मेकअप लगाते हैं या कुछ करते हैं। तो यह एजिंग और एज, यह बहुत बड़ा फैक्टर रहता है पेशेंट को डिसाइड करने में। अभी मेरे पास कुछ कुछ ऐसे पेशेंट आती हैं जिनका एज ना 60 साल की है, और वो लगती हैं मतलब ऐसी लेडीज़ लोग आती हैं तो उनका एज 60 साल हो गया है, मेनोपॉजल सिम्टम हो गया है। वो अपने कोई रिलेटिव को लेके आती है, लेकिन वो दिखती हैं एकदम 20-25 साल की लड़कियां ही दिखती हैं। उन्होंने मेंटेन रखा है अपने आप को, खाना पीना, लाइफस्टाइल और जागरण, ये सब, जागरण न करना, खाना पीना, न्यूट्रिशियस खाना, टाइम पे खाना, ये इतना मेंटेन रखा है। तो उनको एजिंग जो है वो दिखता ही नहीं, उनके फेस से भी नहीं दिखता, उनके फिजिकल जो भी है अपीयरेंस उससे नहीं दिखता। तो यह जानना बहुत जरूरी है, उसका एनालिसिस करना जरूरी है। इसके बाद में एक और है अष्टविध परीक्षा, जो योग रत्नाकर में बताइए कि अष्टविध परीक्षा करके भी हमें पेशेंट का हर चीज को डायग्नोज करना है बीमारी का। उसमें क्या है कि नाड़ी देखना है। तो हमारे आदरणीय वैद्य नवीन जोशी सर जो हैं, वह नाड़ी परीक्षा पे बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं। मैं भी नाड़ी पे दूंगा, जो मेरे गुरुजी ने बताया है वो मैं दूंगा, उसके लिए रुक जाइए। तो नाड़ी परीक्षा करके हम लोग ये देखते हैं कि उसकी नाड़ी कैसे चल रही है, वातज है, पित्तज है, कफज है, फिर उसकी द्रुत गति है क्या, मंडूक गति है क्या, जो भी है वह गति देखते हैं। फिर दोष कैसे हैं, धातुओं का क्षय हुआ है क्या, मल कैसा है, और इसमें कौन सी गति चल रही है, कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सी नहीं चल रही है। यह जो नाड़ी का विज्ञान है यह बहुत ही डीप में है। तो यह इससे हमें डायग्नोसिस करना, चिकित्सा करते टाइम हम लोग को फायदा हो रहा है कि नहीं होना, यह सब करना बहुत ईजी जाता है। पहले के ज़माने में जब मुगलों का शासन था भारत में, तो उस टाइम पे पर्दा सिस्टम था।
तो लोग वैद्यों की नाड़ी का इतना अच्छा नॉलेज था कि जैसे डिलीवरी हो रहा है, तो डिलीवरी हो रहा है ना, तो जो स्त्री है वह क्या करती थी कि अपने हाथ में सुतली बांध देती थी, और वो सुतली ना पर्दा के नीचे से आ रहा है, और फिर वैद्य लोग ना उस पे हाथ डाल रहे हैं और नाड़ी परीक्षा कर रहे हैं, तो उनको पता चल जाता था कि अभी इनको इफेसमेंट होने वाला है, राइपनिंग ऑफ सर्विक्स हो रहा है, फिर उनका ये ऑस जो मतलब बच्चा आ रहा है। यह उतना परफेक्ट होता था, डिलीवरी का पूरा टाइम बता देते थे, क्योंकि खुद मतलब उस टाइम पे मुगलों के शासन में स्त्रियों के पास जाना अलाउड नहीं था। जो वैद्य लोग थे, मेल डॉक्टर थे ना, पुरुष डॉक्टर थे ना, वो लोग को अलाउड नहीं था, पूरी तरह से पर्दा सिस्टम था। और मतलब मुस्लिम महिलाओं को तो बिल्कुल भी एकदम वर्ज्य था कि बुरके में ही रहना है, लेकिन उनके लिए इलाज तो करना जरूरी था। तो वो ना नाड़ी परीक्षा इस तरह से होता था, सुतली बांध के, मतलब जो कॉटन का जो धागा होता है सुतली, बहुत पतला सा, वो लेके आते थे, और उनका नाड़ी परीक्षा एकदम परफेक्ट होता था, वो एकदम बता देते थे। तो नाड़ी परीक्षा आप लोगों को सीखना चाहिए, जितना आता है सीखते रहिए सीखते रहिए, इससे हो सकता है। फिर मूत्र परीक्षा करना है कि जैसे कामला जैसे व्याधियां हैं उसमें येलोइश पीला पीला मूत्र आता है, कब कभी प्रमेह की व्याधियां हैं तो उसमें अलग अलग तरह के मूत्र परीक्षा बताइए, काल में, नील में, मंजिष्ठ में, रक्त में, ओजो में, शुक्र में। उससे हमें बहुत सारी व्याधियां पता चलती है कि अगर ये हो रहा है तो ये बीमारियां हो सकती है, और उस हिसाब से हम लोग चिकित्सा करते हैं तो सफलता मिलती है। फिर मल परीक्षा करना है कि कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है, या फिर मोहरबद्धम मोहर द्रवम है तो ग्रहणी रोग हो सकता है, पूरा खाना पच जाता है तो फिर कोई बीमारी नहीं है, उसका सामता है मल में, निरामता है, मल डूब जाता है कि वो तैरता रहता है, उससे हम मल परीक्षा से पता चल जाता है। मल का कंसिस्टेंसी कैसा है, मतलब पतला हो रहा है, सेमी सॉलिड हो रहा है, या हार्ड हो रहा है। और उसके साथ में कॉन्स्टिपेशन है तो उसको बवासीर है, फिशर है, फिशुला है, यह मल परीक्षा से हमें पता चल जाता है। या पेशेंट को खुद करने के लिए बोलना चाहिए कि आप मल परीक्षा करें, हमें जा जाके मूत्र और मल परीक्षा नहीं करना है। हम लोग ऐसे भंगी नहीं है कि हम लोग जाएंगे और बोल देखेंगे वॉशरूम में जाके, और फिर देखेंगे बोलेंगे मल ऐसा है। हमारा ये काम नहीं है, पेशेंट को ही बोलना है कि आप करके हमें बताइए तो हम लोग डायग्नोस करेंगे। अगर तिलपिष्ट निब अगर हो रहा है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, स्त्रोतोरद वाला जो है कामला वह हुआ है, रुदपत कामला जिसको बोलते हैं वह हुआ है, तो ये पेशेंट ही बताता है हमें। कुछ कुछ जो है ना साइन सिम्टम्स, वो पेशेंट को पे भी छोड़ना चाहिए कि वह बताए हमें। फिर उसके बाद में जीवा देखना है, उसका जीवा परीक्षण करना है। तो जब जीभ देखते हैं ना तो सामता है कि निरामता है जीभ में, उसमें तो बहुत बड़ा ऐसे बुक लिखा हुआ है बहुत सारे आयुर्वेदिक, मैं उसका भी आप लोगों से करने वाला हूँ, एग्जामिनेशन ऑफ टंग अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव। मैं आप लोगों को उस पर एक लेक्चर लूंगा कि जीभ देख के ही हम लोग ग्रहणी है क्या, अर्श है क्या, उदर रोग है क्या, हिपेटोमेगैली है, स्प्लीनोमेगैली है, उस पर मैं एक लेक्चर विस्तार से बताऊंगा। तो जीवा परीक्षण करना बहुत जरूरी है। और उसको स्वादांकुर जो है वो अच्छे हैं कि नहीं है, कटुकास्यता है क्या, मधुरास्यता, मतलब खाना खाने का टेस्ट मीठा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, या तीखा लग रहा है, या टेस्ट ही नहीं है, अरोचक है, इससे हमें बहुत सारी बीमारियां पता चलती है। फिर उसके बाद में शब्द सुनना है उसका, वह पेशेंट बीमार है तो अलग आवाज करेगा, उसमें उत्साह है कि नहीं है। फिर प्रकृति परीक्षण में करते हैं तो कौआ की तरह कर्कश बोल रहा है तो वात प्रकृति है, मधुर बोल रहा है तो कफ प्रकृति है। शब्द परीक्षा करना है, और इसी में उसका वॉइस से हम लोग बहुत सारा व्याधि को समझ सकते हैं। उसी तरह से स्पर्श परीक्षा करना है, उसको देखना है, छू के देखना है कि उसका बॉडी गर्म है कि ठंडा है। और ये टच जो रहता है हीलिंग टच रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई लड़की आई, सुंदर लड़की आई तो उसका हाथ पकड़ लो, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी हमारा बर्ताव, आंखों का जो मूवमेंट है या कोई भी चीज़ है, डिसेंट होना चाहिए, मतलब वो डॉक्टर के लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम छेड़खानी कर रहे हैं, तो नहीं तो मोलेस्टेशन का केस लग सकता है डॉक्टर पे। और आयुर्वेद में बताया कि दक्ष तीर्थ शास्त्रार्थ दृष्ट कर्मा शुचिर विषक, शुचि जो है वह मतलब पवित्रता जरूर होना चाहिए, पेशेंट को रेस्पेक्ट देना है हमें, मतलब मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, वो जो है ना वह रहना चाहिए। अभी क्या है कि अब केस टेकिंग का भी मेथड होता है, अभी कुछ कुछ मेरे जूनियर हैं, उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया और डायरेक्ट पूछने लगे कि आप कितना पैड बदलती हैं कोई फीमेल पेशेंट से, तो वो लोग ना पेशेंट लोग भागी गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग ना प्यार से ऐसे अपना अगर हमें जानना है कि कितना पैड चेंज करती है मेंसेस में, तो हमें बात करते करते उनसे कनेक्ट होके तब निकलवाना है। ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन यही रहे कि वो हर्ट कर ले, या आप कितना बार सेक्स करते हैं, हफ्ते में कितना बार करते हैं, आपका सेक्सुअल रिलेशन कैसा है, यह सब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग, ऐसे भाव, ऐसे मतलब एकदम कठोर नहीं होना चाहिए कि सामने वाले को तकलीफ हो जाए। तो
इसका जो है वह बहुत महत्व रहता है। और एक ना हचिंसन क्लिनिकल मेथड्स का बुक है मॉडर्न का, उसमें बताया है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एकदम अच्छा होना चाहिए और उसमें ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं रहना है। नहीं तो हर बात में वो आएगा पेशेंट और अपने सास की बुराई करेगी, फिर बहू की बुराई करेगी और हम उसमें इन्वॉल्व हो गए। फिर वो नेक्स्ट टाइम आएगी उसकी सास के साथ तो बोलेंगे अच्छा आपकी सास ने आपको मारा था, सास ने आपको ये किया था, खाना नहीं दिया था। अटैच नहीं होना है हमें, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रहना है। डॉक्टर को ना अपना लिमिट क्रॉस कभी भी नहीं करना है। हमें उनसे उतना ही काम से काम रखना है। हमें जितना ज़रूरत है डायग्नोज करना है उतना करके। और दूसरा हमारे सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि पेशेंट के घर नहीं जाना है। मतलब हमें कोशिश करना है कि हम पेशेंट से थोड़ा दूरी बना के रखें। डिस्टेंस जितना रहेगा ना उतना डॉक्टर का मान रहता है। नहीं तो कुछ डॉक्टर होते हैं क्या करते हैं, पेशेंट आए तो बार बार उनको एसएमएस करेंगे कि आप आ रहे हैं क्या, आपको फ़ायदा हुआ क्या। या फिर ऐसा होता है कि पेशेंट के ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। वो अगर पेशेंट बुला रहे हैं, अगर वो प्यार से तो बुलाएंगे, तो बार बार उनके घर जाना, उनके उधर, ये सब नहीं होता है। डॉक्टर की जो रेस्पेक्ट होता है, डिग्निटी होती है, उसको मेंटेन रखना है, थोड़ा दूरी बनाना है। पेशेंट के घर कम जाना है या नहीं जाना है पेशेंट के घर। पेशेंट हमारे घर है, अगर बहुत इमरजेंसी है तो जाइए, अपना काम करिए और वापस आइए। यह होना चाहिए। उसके बाद में दृक देखना है, आंखें देखनी है उसकी। अगर स्क्लेरा उसका बहुत ज़्यादा येलोइश है तो उसको ये हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है तो अक्षिकुट शोथ है तो एनीमिक हो सकता है। यह दृक परीक्षा से आंखें बहुत मलिन है, बीमार की तरह दिख रहा है, तो हमें थोड़ा डायग्नोस्टिक टूल मिल जाता है आंखों का परीक्षण करके कि वह कैसा है, नींद हुई है कि नहीं हुई है, ज़्यादा अति शुक्रशय हुआ है कि नहीं हुआ है, ज़्यादा पढ़ाई किया है, रात्रि जागरण किया है, यह दृक परीक्षा से पता चल जाता है। और उसके बाद में आकृति देखनी है, पेशेंट मोटा है, हेल्दी है, बीमार है, आकृति से हमें पता चल जाता है कि क्या बीमारी है और कैसी अवस्था है। तो यह अष्टविध परीक्षा योग रत्नाकर ने बताई है। इससे हम लोग ना बहुत अच्छे से डायग्नोज कर सकते हैं। अभी इसका ना जो है रोगी परीक्षा, यह मैं बार बार आऊँगा और अलग अलग मेथड से और बताते जाऊँगा। एक ही दिन सब बताऊँगा तो फिर आप लोग ना ये हो जाएंगे, ऊब जाएंगे। इसलिए ना मैं नेक्स्ट लेक्चर कभी करूँगा तो मैं और बताऊँगा कि हमें रोग की परीक्षा कैसे करनी है, कुलवृत्त कैसे लेना है, क्या दवाइयाँ, खान पान और आहार विहार, और कैसे सिस्टमेटिक जो स्त्रोतस परीक्षण करना है वह कैसे करना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। उसके बाद में मैं आप सभी को नमस्ते प्रणाम बोल देता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी प्रणाम आपको। डॉक्टर मूलचंद मौर्य जी प्रणाम सर, नमस्ते सर। डॉक्टर वरुण कुमार जी प्रणाम सर, आपको। डॉक्टर दक्ष पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अमन सिंह जी प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती देश पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रवेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चित्रंजन जी प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका राजपूत राजपूत जी नमस्ते नमस्कार आपको। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी प्रणाम आपको। सभी लोगों को मैं प्रणाम बोलता हूँ। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। हम लोग ना कभी भी छोटे हों या बड़े हों, डॉक्टर को ना हर समय आप बोलना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे तरे बोल रहे हैं। डॉक्टर जो रहते हैं क्वालिफाइड एक पब्लिक फिगर रहते हैं, तो हर समय आप बोलना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए। ये नहीं कि मैं बड़ा डॉक्टर बन जाऊं और किसी को भी अपमानित कर दूं, ये अधिकार नहीं होता है। डॉक्टर जितना हम अच्छा व्यवहार रखेंगे उतना लोग हमें याद रखेंगे। यह आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और यह सारा सद्वृत्त बताया है चरक संहिता में। डॉक्टर अमन सिंह जी पूछ रहे हैं कि धातुओं की वृद्धि और क्षय के क्लिनिकली कैसे देखें, इस पर भी एक लेक्चर लीजिए। जी मैं इसका लेक्चर वाग्भट संहिता के हिसाब से कल परसों लेने वाला हूँ। आप जरूर जुड़े रहिए, मैं जरूर लूँगा। क्लिनिकली आयुर्वेद पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ना थेरोटिकल तो पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं, लेकिन क्लिनिकली सिंप्लीफाई करके बताना बहुत जरूरी है और डिस्कस करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सुप्रिया पाटिल जी प्रणाम आपको। डॉक्टर श्वेता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर भानुप्रिया जी प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपक जी प्रणाम आपको। डॉक्टर विजू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र जैन जी प्रणाम आपको। मेरे जो कुछ क्लासमेट्स हैं ना, जो इंजीनियर वगैरह हैं, तो वो ना पान की टपरी पे बैठे हुए अभी मिलेंगे आप लोगों को। आवारा लोग जैसे रहते हैं ना, पान की टपरी पे जाके सिगरेट पीते हैं ये सब, तो मैं उनके साथ में कभी इन्वॉल्व नहीं होता। मतलब दोस्ती है तो थोड़ा लिमिट से रहो। अगर मैं भी वहाँ बैठूंगा तो कोई मुझे देखेगा मेरा पेशेंट, तो वो क्या बोलेगा कि ये डॉक्टर होके और सिगरेट पी रहा है और यहाँ ऐसे बैठा हुआ है आवारा की तरह। एक डॉक्टर को ना डिसेंट रहना है, थोड़ा अपने आप को ना ये करना है, मतलब थोड़ा मर्यादा में रखना चाहिए हर समय। थोड़ा सा मतलब दूर रहना चाहिए समाज से।
और अपना पढ़ाई पे ध्यान देना है, काम से काम मतलब रखना है। डॉक्टर मनदीप जी बोल रही हैं कि एसिडिटी की बेस्ट ट्रीटमेंट, एसिडिटी की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट तो क्या है कि आप पित्त शामक द्रव्य दे दीजिए, कामधुदा दे दीजिए, प्रवाल पंचामृत दे दीजिए, या आपने मधुर तिक्त कषाय रसात्मक शतावरी चूर्ण दे दीजिए, वासा का चूर्ण दे दीजिए, या पटोल दे दीजिए, नीम दे दीजिए। एसिडिटी की बहुत सारी दवाएं, शोधन देना है तो ये दे दीजिए, विरेचन दे दीजिए। विजू जी बोल रहे हैं कि कंसेंट फॉर्मेट पीडीएफ, इसको मैं शेयर करूंगा। मुझे ना इसको पीडीएफ बनाना पड़ेगा, फोटो लेके मैं पीडीएफ करके कल आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि ना इसका आप लोग के पास होना जरूरी है, ये कंसेंट, ये सारे पॉइंट्स जो है ना आप लोग जरूर करिएगा ये चीज़। डॉक्टर वैद्य अखिलेश गुप्ता जी प्रणाम आपको, थैंक यू, आपने जो मुझे इतना अच्छा शब्द से मुझे प्रोत्साहन दिया, थैंक यू आपको। डॉक्टर स्वाति जी प्रणाम आपको। डॉक्टर ममता जी प्रणाम आपको। कंसेंट फॉर्म का लीना जी मैं दूंगा जरूर, आप मेरे पे भरोसा रखिए, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं दूंगा तो जरूर दूंगा। मुझे एक दिन का टाइम दीजिए, मैं इसका पीडीएफ बना के कंसेंट फॉर्म आप लोग को दूंगा। और इसमें कैसे है, कंसेंट फॉर्म इंग्लिश में है, और साथ में यहाँ हम जो राज्य में रह रहे हैं तो सभी लोगों को इंग्लिश आती होगी, ये जरूरी नहीं है। तो मराठी में मैंने किया है, मराठी में भी ये पढ़ने के लिए इजी रहता है। आप लोग जो स्टेट में रहते हैं वो स्टेट के लैंग्वेज में भी रखना चाहिए। उसके बाद में सोनिका जी मैं जरूर कर दूंगा। डॉक्टर संतोष जी नमस्ते प्रणाम आपको। मेरे पास ना आप लोग के देने के लिए बहुत सारा चीज़ है, क्लिनिकली आप लोग को बढ़ाने के लिए बहुत सारा चीज़ है, मैं वो देने के लिए ही आया हूँ। डॉक्टर श्वेता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष्णा जी गॉड ब्लेस यू। डॉक्टर थैंक यू, आप मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहिए। डॉक्टर योगेश जी प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल कपूर जी प्रणाम आपको। डॉक्टर रजत जी प्रणाम आपको। डॉक्टर डॉक्टर मनोज जी प्रणाम आपको। एक मिनट, मेरे को फोन आ रहा है। डॉक्टर हरिओम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी जय आयुर्वेद आपको, आपको भी बहुत जय आयुर्वेद का जय हो। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी जी बोल रही हैं कि 10वीं परीक्षा, असल में मैं इसको और सिंप्लीफाई करके और इलेबोरेट करके बताने वाला हूँ। डॉक्टर एकता जी बोल रही हैं कि थायराइड पे लेक्चर, जी मैं लेने वाला हूँ, रुक जाइए, एक एक स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। डॉक्टर प्रकाश सिंह सर प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष भार्गवा सर प्रणाम आपको। डॉक्टर संदीप जी प्रणाम आपको। डॉक्टर पूजा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता जी प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बालकृष्णा जी कुछ दिनों में क्लिनिकल सीएमई रखिए, जी मैं क्लिनिकल सीएमई रखने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों का स्वागत रहेगा उसमें, सीएमई रखेंगे ना, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन वो रखना चाहिए, और ज़रूर रखना चाहिए आयुर्वेद के लिए। डॉक्टर महेंद्र जी प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ, और आप लोग ना मेरे से बात करिए, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पाता कि कोई वजह से, क्योंकि मैं बिज़ी रहता हूँ, तो मैं आप लोग को खुद कॉल करूँगा। थोड़ा इंतज़ार करिएगा और भरोसा रखिएगा कि मैं कॉल करने वाला हूँ, मैं किसी को भी छोड़ूंगा नहीं, सबको जितना भी है मैं अपने तरफ से पूरी तरह से मदद करूंगा। और मुझे ना किसी से ऐसे ईर्ष्या और द्वेष नहीं है। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो मुझे खुशी होता है कि कोई किसी, क्योंकि मुझे भी मेरे गुरु लोगों ने सिखाया है, मुझे भी कोई नहीं, मुझे कुछ नहीं आता था आयुर्वेद में, आप लोग की वजह से मतलब मैं ये चाहता हूँ ना कि आप लोग आयुर्वेद करिए, मुझे मेरे गुरु लोगों ने सिखाया, मुझे इतना बनाया, तो वो गुरु का ऋण होता है, जब तक मैं वो विद्या का दान नहीं करूंगा मुझे वो ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोग को मैं बढ़ाऊँ, आगे बढ़ाऊँ। मैं सारा ये पीडीएफ वगैरह है, सारा स्टडी मटेरियल सब आप लोगों को देने वाला हूँ, आप लोग भरोसा रखिए। डॉक्टर मिथिलेश जी बोल रहे हैं, मितेश पाटिल जी बोल रहे हैं कि ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, आप बहुत प्रकाश कर रहे हैं हमारे ज्ञान में, थैंक यू प्रणाम आपको। डॉक्टर बालकृष्णा जी प्रणाम, थैंक यू आपको। अब आप लोग ना इंटरेक्टिव सेशन में आ जाइए, और कृपया मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, स्ट्रीम यार्ड पे थोड़ा सा हुआ, और जूम पे भी हुआ। जूम पे पूरा इंटरेक्टिव सेशन डिस्कशन हुआ, लेकिन वो यहाँ फेसबुक पे नहीं दिखा, तो आज हम उसको दुरुस्त कर रहे हैं। आप लोग फेसबुक लाइव से भी देख सकते हैं, या इंटरेक्टिव सेशन में जूम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप लोग अभी इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें सारे लोग आके डिस्कशन करते हैं, तो आप लोग आ जाइए, 9:15 बजे शुरू हो रहा है। प्रणाम, सभी को प्रणाम।